हेलो बच्चों, मीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और ठंडी में मस्त मस्त रज़ाई में गरम गरम कॉफ़ी के साथ अपनी बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। आप अच्छे से पढ़िए, यही हम सब चाहते हैं। अच्छे से पढ़ के एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए, ये सब आपके लिए प्रे करेंगे। मेहनत कीजिए, एम्स, नीट, MBBS सब चीज़ें आपकी हैं। हमने ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन शुरू किया है। हमने कल पहला लेक्चर ले लिया था, आज हम उसका दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। कल हमने बेसिक एक आइडिया लिया था कि बॉडी फ्लूइड्स कौन से हैं, क्या क्या हैं और प्लाज्मा क्या है। इरेथ्रोसाइट्स का कुछ पार्ट लिया था, आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है और आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। प्रीशियस टाइम को और प्रीशियस कौन बनाता है? स्ट्रेटेजी और शेड्यूलिंग। प्लीज़ शेड्यूलिंग कीजिए अपने टाइम की, एक एक सेकंड की शेड्यूलिंग कीजिए। मैंने शॉर्ट सीरीज़ शुरू कर दी है और आपको डेली मोटिवेट करने के लिए एक ऐसी थॉट अपनी जो मेरे को मोटिवेट रखेगी पूरे दिन भर, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि पूरे दिन भर आपको काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन चलती है, वरना आप लेट डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली जो भी मेरे दिमाग में पूरा दिन भर मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप ही हो जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ। चलो फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। कल हमने देखा था इरिथ्रोसाइट्स, है ना? कल हमने इरिथ्रोसाइट्स देखे थे। इरिथ्रोसाइट्स देखे थे। इरिथ्रोसाइट्स मतलब कि आरबीसी का शेप क्या देखा था हमने? आरबीसी का हमने शेप देखा था बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव मतलब कुछ ऐसा, इधर से भी डिप्रेशन, इधर से भी डिप्रेशन। मतलब कि अगर हम ऐसे ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से हमें थोड़ा खालीपन दिखेगा। और ये क्यों बोला था मैंने, क्यों होता है ये खालीपन, ये डिप्रेशन क्यों होता है? फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा HB आपका, हीमोग्लोबिन जो है आपका, ऑक्सीजन दे पाएगा बॉडी में। इसके लिए ये ऑक्सीजन बाइंडिंग को ज़्यादा करने के लिए जो RBC होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई ऑर्गेनेल नहीं चाहिए। मैं बिना पावर हाउस के, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है ना सेल का, मैं बिना पावर हाउस के रह लूँगा, मैं बिना ऑर्गेनेली के रह लूँगा, मैं बिना दिमाग के, सब चीज़ के बिना रह लूँगा, बट मुझे HB चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि इसके पास नो न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनेलीज, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ नहीं होता है इसके पास। क्यों? टू अकोमोडेट हीमोग्लोबिन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के लिए ये कुछ भी नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसी के लिए तो बाइकनकेव शेप है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बाइकनकेव नहीं होती है शेप, जैसे कि कैमल या फिर लामा। इनमें कैसी होती है? इनमें होती है ओवल शेप। ये एक बार एम्स के क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में, तो लिख लीजिए। उसके बाद तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी कैमल की शेप आरबीसी की कैसी होती है? ओवल होती है। ये चीज़ देखी। अब आरबीसी बन रहा है, ठीक है, आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन आरबीसी की फॉर्मेशन को कहते क्या हैं वो देखते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। जहां भी पोइसिस वर्ड आ जाए दैट मीन्स इट रेफर्स टू फॉर्मेशन। क्या होता है ये? फॉर्मेशन। आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? इरिथ्रोपोइसिस। अब आपको क्या लगता है कि हमारा जो आरबीसी है वो कहाँ बनता होगा? ये जो इरिथ्रोपोइसिस होता है
ये एम्ब्रियोनिक में अलग, एडल्ट में अलग होता है। जैसे एम्ब्रियोनिक का जो आरबीसी होता है वो किस शेप का होता है? सर्कुलर, ओवल। जो हमारा आरबीसी होता है वो कैसा होता है? बाइकनकेव। वैसे ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपका आरबीसी कहाँ फॉर्म हो रहा है? एडल्ट में कहाँ फॉर्म हो रहा है ये देखते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें कहाँ पे बनेगा, और लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनेगा? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका आरबीसी होता है वो बनता है योक सैक में। कहाँ पे? योक सैक में। लेटर स्टेजेस में आपका बनता है लिवर में एंड स्प्लीन में, लिवर और स्प्लीन में। एडल्ट में आपका जो आरबीसी बनता है वो बनता है बोन मैरो में, बोन मैरो में। और किसकी बोन मैरो में? लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में। लॉन्ग बोन्स जैसे कि हिप गर्डल और इस्थमस और आपका ब्रेस्ट बोन, इस सब की बोन मैरो में आपका आरबीसी बनता है। ठीक है, इसके बाद आरबीसी के पास आपने देखा न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेलीज भी नहीं है ना, ये दोनों चीज नहीं है। तो मतलब कि किसके लिए नहीं है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एचबी। तो इसी वजह से ये जो एचबी है, एचबी के पास कुछ ऐसा पार्ट होगा जो आरबीसी को हेल्प कर रहा होगा। कोई भी अपने अलावा किसी का नहीं सोचता है, आरबीसी भी अपने लिए सोच रहा है। तो हीमोग्लोबिन के पास ऐसा क्या है जो आरबीसी को चाहिए? क्यों वो हर चीज कुर्बान करने पे तुला है सिर्फ एचबी के लिए? एचबी होता है एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इसके पास दो पार्ट होते हैं। एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ये जो प्रोटीन पार्ट होता है ये होता है ग्लोबुलिन। और नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब कि हीम या फिर आयरन कंटेनिंग पार्ट। और उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? एक तो प्रोटीन पार्ट होगा जो ग्लोबुलिन है, और दूसरा कौन सा होगा? नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जो कि हीम होगा। इसका काम क्या होगा? इट प्रोवाइड रेड कलर टू आरबीसी। आरबीसी का रेड कलर किस वजह से होता है आपका? आरबीसी का रेड कलर आपका हीम की वजह से होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसके बाद एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना एचबी रहना चाहिए? वो रहना चाहिए 13 ग्राम से 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ब्लड में आपका जो एचबी होना चाहिए वो 13 से 15 ग्राम होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा कम अगर होता है तो आपको हो जाता है अनीमिया। और कंडीशन क्या होती है? अनीमिक कंडीशन। अनीमिया हो जाता है। कंडीशन क्या बोलते हैं? अनीमिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? अनीमिक कंडीशन। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसके बाद आपको पता है आरबीसी है, एचबी तो हमने देख लिया, एचबी के कुछ पार्ट्स। आरबीसी जो होता है, आरबीसी आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें चेन्स होती हैं, 4 चेन प्रेजेंट होती हैं। 4 चेन प्रेजेंट होती हैं, इसको हम बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि इसमें होती है मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन।
मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ओलिगोपेप्टाइड स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है आरबीसी का? क्योंकि इसके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। मतलब कि कितनी? 4 चेन है। 4 चेन भी कैसी हैं? 2 अल्फा और 2 बीटा स्ट्रक्चर। 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। ये जो अल्फा चेन और बीटा चेन मिलकर 4 चेन बना रही है, इसीलिए इसका होता है टेट्रामर स्ट्रक्चर। टेट्रामर स्ट्रक्चर, टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है और सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मतलब कि क्वाटरनरी इन नेचर, क्वाटरनरी इन नेचर। ये जिसको नहीं पता है, मैंने आपका बायोमोलिक्यूल्स में करवाया है डीएनए, आपने उसमें भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा है। यहां पर भी आरबीसी का भी कैसा होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके बाद ऐसी क्या चीज़ हैं जो हम खाएं और आरबीसी इंक्रीज हो जाए हमारा? डाइट में, हमारी डाइट में जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो आयरन। हमारी डाइट में आयरन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अभी तो सर्दियां हैं, आपको पता है पालक, बीटरूट, स्पिनच, बीटरूट आपका, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें आयरन भर भर के होता है। सर्दियों में आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एक तो धूप नहीं आती है, ठीक है, धूप नहीं आती है, सनलाइट नहीं है, विटामिन डी की ऑलरेडी हमारे पास कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है, आयरन की भी कमी हो जाएगी, तो हमारे पास बोन्स कैसे, मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगी? आयरन चाहिए। दूसरा हमें चाहिए विटामिन B12। मतलब कि किससे मिलेगा? ये कर्ड से, ये हमें मिलता है कर्ड से। विटामिन B12 के अलावा फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो फॉर्मेशन ही नहीं होगी आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए आयरन भी चाहिए, हीम पार्ट बनाने के लिए विटामिन B12 भी चाहिए और फॉलिक एसिड भी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। इसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो HB है, HB अगर कम या ज़्यादा होगा ये अफेक्ट करेगा ऑक्सीजन की बाइंडिंग पे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी पे बॉडी में। क्यों? क्योंकि HB हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। HB हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। HB ही बाइंड कराता है, आपको पता है HB ही बाइंड कराता है। तो HB क्या बाइंड कराता है? O2 बाइंड कराता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आरबीसी कम या ज़्यादा भी हो सकता है ना? आरबीसी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ डिसऑर्डर्स भी होंगे इससे रिलेटेड। डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स कौन कौन से? या तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, या तो क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी होगी, या फिर इसका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर डेफिशिएंसी होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपीनिया। एरिथ्रोसाइटोपीनिया, ये जो पीनिया वर्ड है ये हमेशा डेफिशिएंसी के लिए यूज होता है। जहां भी हमें डेफिशिएंसी दिखानी है वहां हम क्या यूज करेंगे? पीनिया वर्ड। एरिथ्रोसाइटोपीनिया किसकी डेफिशिएंसी होती है? इसमें डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन टिश्यू। हम तो यहाँ आरबीसी के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं और यहाँ तो डेफिशिएंसी होगी O2 के टिश्यू में। वो कैसे? अभी हमने देखा था कि आपका जो पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो क्या है? HB। आरबीसी कम प्रोड्यूस हुआ, HB कम होगा, HB कम होगा, O2 कम बाइंड करेगा, O2 कम बाइंड करेगा तो आपका टिश्यू के पास O2 कम पहुंचेगा। इन दी एंड क्या हो? डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन टिश्यू। अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है आरबीसी तो वो हो जाती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी प्रेजेंट है, जो हमारा ब्लड होता है ना, जिसे कहते हैं ब्लड थिक हो गया, वो कब होता है? जब ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाए, आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाए। इस कंडीशन में आपका ब्लड कैसा हो जाता है? विस्कस। ब्लड कैसा हो जाता है? विस्कस। विस्कस माने कि शहद की तरह क्वांटिटी हो जाती है उसकी, थिक थिक वाली, वो फ्लो करने में दिक्कत देता है। तो पॉलीसाइथीमिया और एरिथ्रोसाइटोपीनिया दोनों ही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आरबीसी करता क्या है बॉडी में? आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट का। आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? O2, CO2, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, इसके बाद हॉर्मोन्स,
आपको पता है जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं सारे हार्मोन्स ब्लड में तो देते हैं। तो O2 CO2 एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट हार्मोन्स जो एक्सक्रीटरी पार्ट होगा सब कौन ले जाएगा? आपका आरबीसी। फंक्शन है इसका। और दूसरा फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन का, और दूसरा फंक्शन प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, ये हमने आरबीसी के फंक्शन देखे। दूसरा, आरबीसी एक लिमिटेड टाइम के लिए जिंदा होता है। आरबीसी 120 डेज तक जिंदा होता है, उसके बाद ये मर जाता है। और मरने के लिए कहाँ जाता है? ये स्प्लीन में। बनता बोन मैरो में, मरता कहाँ पे? स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है इसका? ग्रेवयार्ड। स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड है। ये चीज़ समझ आई? स्प्लीन ग्रेवयार्ड है, मतलब कि स्प्लीन में जाके ही बोलेगा मैं मुझे मार दो, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं बाइंड कर सकता, मुझे मार दो। स्प्लीन ग्रेवयार्ड हो गया। और एम्ब्रियो में स्प्लीन आरबीसी फॉर्मेशन की साइट थी। ठीक है, एक होता है ये आरबीसी है, ऐसे ऐसे पाइल बना के रहता है आरबीसी, एक के ऊपर एक जोड़े बना के। ये होता है आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ESR। इसी ESR को देख के हम बहुत सारी डिजीज पता लगा लेते हैं। ये अगर बाइंडिंग सही है, ये इसकी बाइंडिंग सही है, एक के ऊपर एक प्रॉपर, इसका प्रॉपर अमाउंट रहता है 45%। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो हमें डिजीज़ का पता लग जाता है। ESR निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस में। ये था आपका आरबीसी के बारे में। आई होप कि आरबीसी के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगला हम आते हैं WBC पर। अगला हम किस पर आते हैं? WBC या फिर ल्यूकोसाइट्स। WBC माने वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हैं, ऑब्वियसली तो इनमें कलर तो है नहीं, कलर नहीं है तो ये कलर में कैसे होंगे? ये वाइट। और वाइट क्यों है? क्योंकि इनके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। और वो पिगमेंट कौन सा है जो इनको कलर दे देता है? ये होता है HB। तो वाइट ब्लड सेल में आपका HB प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, HB प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद क्या नंबर रहता है वाइट ब्लड सेल्स का? इनका नंबर रहता है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड WBC का नंबर होता है। RBC का कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बता दो, पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, RBC का मैं बता देती हूँ 5 से 5.5 मिलियन रहता है नंबर, बट प्रोवाइडेड कि आपको ना तो डेफिशिएंसी है ना एक्सेस है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि WBC कब बढ़ जाएगा? जब इन्फेक्शन होगा। WBC का मेन काम होता है फाइट करने का इन्फेक्शन के अगेंस्ट। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है बॉडी में तो WBC ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके कोई इन्फेक्शन नहीं है तो WBC नॉर्मल रहते हैं। इसीलिए जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम टेस्ट करवाते हैं TLC का। TLC इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से हमें पता चलता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। WBC इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन के टाइम पे WBC इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आते हैं इनकी शेप। WBC की शेप कैसी होती है? अमीबॉइड शेप का होता है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है। शेप इसकी नॉट फिक्स्ड, शेप इसकी फिक्स नहीं है। इसके बाद ये ब्लड वेसल्स है, ये RBC और ये WBC। ये जो WBC है, ये WBC ब्लड की वॉल्स को, वेसल की वॉल्स को स्क्वीज करके बाहर ऊज आउट हो जाता है। ये ऊजिंग आउट ऑफ WBC क्या कहलाई जाती है आपकी? डायपिडेसिस क्या होता है? ऊजिंग आउट ऑफ WBC। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी देखे थे डिविजन्स कैसे। WBC है, WBC डिवाइडेड होता है दो में, ग्रेन्युलोसाइट और A ग्रेन्युलोसाइट।
ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो होते हैं जिनके पास साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स। और दूसरा, इनकी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस लोब्ड होता है, न्यूक्लियस में लोब प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं करता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस सिंगल होती है, लोब्ड नहीं होती है, लोब्ड नहीं होती है। सिंगल होगी, लोब्ड नहीं होगी, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं तीन में, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो आपका ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिसमें कि इनकी क्वांटिटीज होती हैं कुछ, ये होता है आपका 62%, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इजिनोफिल्स होते हैं आपके 2 to 3%, बेसोफिल्स होते हैं आपके 0.5%, मोनोसाइट्स होते हैं आपके 2 to 10% और लिम्फोसाइट होते हैं 20 to 25%। अगर पूरा टोटल ओवरऑल देखा जाए, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स। और लीस्ट कौन सा है आपका, बेसोफिल्स, लीस्ट बेसोफिल्स। अगर सिर्फ ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात की जाए तो मोस्ट अबंडेंट क्या होगा, लिम्फोसाइट, और लीस्ट मोनोसाइट। आपका क्वेश्चन किस हिसाब से वो आपको चेक करके आंसर देना, ठीक है। अब इनका एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के ही बारे में। डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो रहती है आपकी 2 to 3 वीक्स। 2 to 3 वीक्स के बाद डब्ल्यूबीसी मर जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें एक्सेप्शन है न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स इतने ज़्यादा अमाउंट में क्यों होते हैं, क्योंकि ये कुछ घंटों में, समर्स, इन समर्स ये मर जाते हैं, कुछ ही घंटों में ये ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए ये इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ताकि कमी ना हो जाए। फिर उसके बाद हमारा देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, परसेंटेज हमने देखी कितनी थी, 62%। 62%। अब ये ग्रेन्युलोसाइट है, मतलब कि इसकी न्यूक्लियस कैसे होगी, लोब्ड होगी। इसकी न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होती है। कैसी होती है, मल्टी लोब्ड। न्यूट्रोफिल्स हैं, कैसे पता चलेगा हमें, हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं, सेल को एसिडिक और बेसिक डाई में डालते हैं और चेक करते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। न्यूट्रोफिल का सेल लिया हमने, एसिडिक डाई में भी डाला, बेसिक डाई में डाला, बट इसमें कोई चेंज नहीं आया। स्टेन्ड बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, बट नो चेंज। नो चेंज मतलब कि ये न्यूट्रल था दोनों के लिए, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज नॉट चेंजिंग इट्स कलर इन बोथ द डाइज। तो मतलब कि ये कैसे हैं, ये हैं आपके न्यूट्रल, ये आपके न्यूट्रल है। इसके बाद आपका इनका नंबर क्या रहता है, PMNL, पॉलीमॉर्फिक, बहुत नंबर में होते हैं ना, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियोल्यूकोसाइड। अब आपको लग रहा होगा कैसे याद होगा, पॉलीमॉर्फिक बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो पॉली होगा, न्यूक्लियस होता है इसमें लोब्ड, ल्यूकोसाइड, तो ये है पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइड। समझा। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। क्या फंक्शन रहेगा इनका, फैगोसाइटोसिस करना, मतलब कि खाना, किल जर्म्स, बैक्टीरिया को खाना। फैगोसाइटोसिस होता है बैक्टीरिया को एनगल्फ करना। बनते कहाँ ये, फॉर्म्ड इन बोन मैरो,
कोई भी इन्फेक्शन होगा, कुछ भी होगा, कोई भी बैक्टीरिया आएगा जो कि बॉडी के लिए सही नहीं होगा, ये उसको खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूट्रोफिल्स के बाद हम देखते हैं इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स देखते हैं। इजिनोफिल्स कितनी क्वांटिटी में होते हैं? 2 to 3%। ठीक है, इसमें ये इजिनोफिल्स क्यों है? इसको हमने डाला एसिडिक डाई में। एसिडिक डाई कौन सी? हमने डाई ली ईओजन। ईओजन डाई ली जो कि कैसी होती है? एसिडिक। ईओजन डाई में डाला और इसने अपना कलर चेंज कर दिया रेड, मतलब कि ये एसिडिक डाई के लिए चेंजेस ला सकता है। तो ये कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? इजिनोफिल्स, मतलब एसिड लविंग। फिल्स का मतलब लविंग। इसमें एसिडोफिल्स है, एसिड लविंग है। एसिड कौन सा यूज किया था हमने? इजीन। तो ये हो गया इजिनोफिल्स। इसका जो नंबर होता है वो नंबर इंक्रीज हो जाता है जब हमें बॉडी एनकाउंटर एलर्जी। जब भी बॉडी को कोई एलर्जी होगी आपका इजिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है अकाउंट्स फॉर ट्रीटिंग एलर्जी। एलर्जी को ठीक करने का काम किसका रहेगा? आपका एलर्जी को ठीक करने का काम आपका रहेगा इजिनोफिल्स का। ठीक है, इजिनोफिल्स के बाद हम देखते हैं आपका बेसोफिल्स। इजिनोफिल्स के बाद बेसोफिल्स। बेसोफिल्स लीस्ट अबंडेंट होते हैं। सबसे कम क्वांटिटी में अगर कुछ है तो वो क्या है? बेसोफिल्स, लीस्ट अबंडेंट। इसके बाद कितने होते हैं? ये 0.5 से 1% तक, 1% तक हो सकते हैं। ये आपका ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये आपका बेसोफिल्स, ये आपके टिश्यू। जब ये बेसोफिल्स ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू में पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं हम मास्ट सेल। मास्ट सेल बेसोफिल ही है जो मास्ट सेल है, लेकिन कब? जब वो ब्लड वेसल से बाहर आ चुकी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? ये क्या है? मास्ट सेल है। इसके बाद इसके कुछ कंपोनेंट हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। जो आपका बेसोफिल है, बेसोफिल क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि ये स्टेन्ड होता है, स्टेन्ड विद बेसिक डाई, स्टेन्ड विद बेसिक डाई। क्या करा? बेसोफिल लिया हमने, उसको बेसिक डाइट जो कि कौन सी थी? मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू में डाला और कलर कैसा है? ब्लू। तो हमने क्या सोचा कि बेसोफिल बेसिक डाइट से हो रहा है तो मतलब कि बेसिक लविंग है, तो इसका नाम रख दिया बेसोफिल। इसका फंक्शन क्या होता है? सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन। क्या करता है ये? सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को दबाता है। इन्फ्लेमेशन को दबाएगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट इसके, इनका कुछ अलग अलग और भी काम है। हिपेरिन एंटी कोगुलेशन होता है, एंटी कोगुलेंट फैक्टर होता है, मतलब कहीं भी कोगुलेशन हो, थक्का बने ब्लड का, कुछ भी हो, वो कौन चेक करता है? हिपेरिन। इसीलिए जब टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकाला जाता है उसमें हिपेरिन डाला जाता है ताकि वो जम ना जाए। ठीक है, हिस्टामिन। हिस्टामिन आपका होता है वैसोडाइलेशन कराता है। वैसोडाइलेशन मतलब कि अगर ब्लड वेसल का साइज ये है तो वो उसे बढ़ा के इतना कर देगा। इतनी सी ब्लड वेसल में इतना ब्लड जा रहा था, इतना इतना जाएगा। वैसोडाइलेशन कब करता है ये? जब इसको इन्फ्लेमेशन सप्रेस करना, इन्फ्लेमेशन में काम करना हो। दूसरा सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन होता है ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब कि जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो घटा देगा, जितना भी था उससे कम कर देगा। ये आपने तीनों देखे। इसके बाद आता है आपका मोनोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट होता है फैगोसाइट और फैगोसाइटिक इन नेचर, लार्जेस्ट WBC है।
लार्जेस्ट WBC है। ये आपका ऐसे कुछ न्यूक्लियस, सिंगल, नो ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते। ठीक है। लिम्फोसाइट होते हैं शोल्जर्स ऑफ बॉडी। बॉडी की रक्षा का काम कौन करते हैं? लिम्फोसाइट। ये दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपका किस पे काम करते हैं? फॉर्म्स एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट क्या फॉर्म करते हैं? एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट्स आपका किल जर्म्स या फिर वायरस इन्फेक्शन। टी लिम्फोसाइट कब काम करेंगे? वायरस इन्फेक्शन या फिर जर्म को मारने के लिए, और आपका बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएंगे। ठीक है। ये हो गया आपके अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ WBC। फॉर्मेशन ऑफ RBC हमने देखा था इरेथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ WBC इज ल्यूकोपोइसिस। ठीक है। इसके बाद इसके भी कुछ डिसऑर्डर्स होंगे, डिसऑर्डर्स, या ये भी एक्सेस में हो या फिर डेफिशिएंसी हो। एक्सेस में हो या फिर डेफिशिएंसी हो। जब एक्सेस में था तो हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर डेफिशिएंसी तो ये हो जाएगा ल्यूको। डेफिशिएंसी के लिए मैंने बताया था क्या यूज होता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया। अगर आपका एक्सेस है तो ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये था हमारा WBC के बारे में। हमने RBC और WBC देख लिया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम शुरू करेंगे प्लेटलेट से। प्लेटलेट्स, ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग, ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आई होप यहाँ तक लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छे से आप इसको पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, जैसे अच्छा लग रहा है वैसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। समझ आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, नहीं समझ आता है कुछ तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो भी आप कमेंट कीजिए। लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, प्लीज़ इसको ग्रैब कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। देख के जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।